हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, वीकेंड शुरू हो चुका है हमारा, सैटरडे आज है। और जैसा कि कल हमने बोला था कि आज क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप लोग थोड़ी सी बड़ी क्लास के लिए तैयार होकर आए होंगे। बड़ी क्लास इन द सेंस कि कोई मैराथन वगैरह नहीं कराऊंगा आपको। वही है कि 1 घंटे 35 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट तक की क्लास आज मेरा मूड है कि मैं इतना लूं, इतनी क्लास लूं आपकी। अब चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम सभी को। शुरू करें भाई क्लास को। कल एक होमवर्क भी दिया था, बड़ा खतरनाक सी कैलकुलेशन का सवाल था ये। जी हाँ, इस सवाल की कैलकुलेशन खतरनाक थी। और आया भी है सवाल ये, आया भी है। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब करना तो है सॉल्व इसे। तो एक बार देखेंगे। सवाल कह रहा है कि कोई राशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 14,395.2 रुपए हो जाती है इन द सेंस कि वो आपसे मिश्र धन यानी के अमाउंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है इसी राशि पर 4.5 वर्षों में 8.6 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ, आप डिविजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो, क्योंकि आपसे उसने बोला है कि 4.5 वर्षों में और 8.66 की दर से, तो आपको दर को समय से गुणा करना है, तो आपको पता चलेगा ब्याज क्या है ना। तो आप 45 का मतलब है 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। 8.6 का मतलब है अगर 9 की डिविजिबिलिटी 2 में लग जाए या 3 में लग जाए, जिसमें भी लग जाए, तो फिर 43/43 दूनी 86 होता है। तो 43 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ऐसे भी एक ऑप्शन है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो कैलकुलेशन में, तो फिर ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो बनेगी, चलो देखते हैं बेसिक से क्या है। भाई कह रहा है कोई धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25 रेट है। तो रेट कितना है? 9.25%। बच्चे, 9.25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 9+1/4%। भाई 0.25 है, 0.25 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/4, है ना। इसको मैंने कहा 9+1/4, यानी कि 9 चौक 36 और 1 37/4% का रेट है। इतने परसेंट का रेट है। और समय कितना है? 5.4 वर्ष। तो प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा? प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 5.4 इंटू 37/4। ठीक है, ये आपका परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। जरा कैलकुलेशन करिए भाई, कितना बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर 33 चौके कितना होता है? 148। भाई 3 चौके 12, 7 चौके 28। 148 का 8 हासिल के 14। 33 पंजे कितना होता है? 185। 185 और 14 कितना होता है? 199। पॉइंट लग रहा है तो यहां पर पॉइंट लगा दो और डिवाइड बाई 4। आप कहेंगे 4 चौक 16, 3, 4 नाम 36, 3, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, यानी कि 49.95% ये हमारा प्रतिशत ब्याज है। अगर हमें अमाउंट चाहिए, अगर हमें अमाउंट यानी कि मिश्र धन चाहिए, तो मैं 100% में इसको जोड़ दूंगा, तो 149.95% बन जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, बनेगा। और अमाउंट ही हमको दे रखी है 14,395.2।
तो इसी की ही वैल्यू हमको दे रखी है 14395.20। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि वो मूलधन कितना है। या फिर प्रिंसिपल की भी जरूरत नहीं है, यहां से आपसे पूछा है कि 4.5 वर्षों में 8.6 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां से परसेंट ब्याज बताना जरा कितना होगा जो हमसे पूछ रहा है। आप कहेंगे 4.5 इंटू 8.6%। इतने परसेंट की हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है, इतने परसेंट की, है ना। और इतना परसेंट का मान दिया हुआ है। 1% कितना होगा, 14395.20 बटा 149.95। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है उतने परसेंट की। तो पहले इसे कैलकुलेट करके देखना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि दो दो जीरो है, दो दो संख्या है पॉइंट के बाद। अब ये देखो एक्चुअल में ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा कितनी बार, यही थोड़ा सा हमें देखना है। ऊपर क्या है, ऊपर है 14,39,520 और नीचे है 14,995, 14,995। अब देखो थोड़ा सा इसमें यहां पे आके कैलकुलेशन बनेगी। या तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करो, या तो आप इस तरीके से करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 14,995 को अगर मैं 100 टाइम्स करूं, 100 गुना करूं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,99,500। लेकिन हमें जाना कितने के पास है, 14,39,520 के पास। इसका मतलब है ये 100 बार तो नहीं जाएगा, ये 100 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 100 बार काटूं तो 100 बार बनता है 14,99,500। हमें जाना है 14,39,000 के पास, कम जाना है। तो फिर ये बनेगा कितनी बार, तो फिर ये बनेगा कितनी बार, उसके लिए हमें यूनिट डिजिट चेक करनी होगी। 5 के 20, अगर मैं 100% में से 4 घटा दूं तो क्या ये 96% के पास गया है, 96 बार कट रहा है क्या। आप इतना दिमाग अगर नहीं लगा सकते हो तो फिर आपको इस तरीके से करना होगा। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि ये कैलकुलेटिव सवाल है, भयंकर सवाल है। 14,995, 14,000 नहीं कटेगा, एक बार तो नहीं जाएगा, तो फिर 9 बार जाएगा। एक बार नहीं गया तो फिर 9 बार जाएगा। तो 9 बार देखना जरा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हासिल का 4, 9 निम 81 और 4 85 हासिल के 8, 9 नाम 81 और 8 89 हासिल के 8, 9 चौक 36 और 8 44 हासिल के 4, 9 एकम 9 और 4 13। तो 12 में से 5 गए 7, 14 में से 5 गए 9, 18 में से 9 गए 9, 12 में से 4 गए 8। तो ये बचा आपका, इसको यहां उतार लो। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 6 बार जाना जरा, 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 निम्मा 54 3 57 हासिल के 5, 6 निम्मा 54 5 59, 6 चौक 24 5 29, 6 एकम 6 और 2 8। देखो पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा जो आंसर आया है 1% का, वो आया है 96। 1% की वैल्यू कितनी है, 96। और हमसे पूछा है इतना परसेंट की वैल्यू, तो गुणा कर दो आप। तो 4.5 गुणा 8.6 और गुणा 96, इतने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। भाई 1% का मान 96 है, इतने परसेंट का मान कितना हो जाएगा, 96 से गुणा कर दिया और आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ये कल का होमवर्क सवाल था, ठीक है भाई। अब ये कैलकुलेशन आप कर लो, पॉइंट हटाओगे बटे 10, पॉइंट हटाओगे बटे 10, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से जाएगा 43 बार, ठीक है। तो आप 9 तिया 27, 2 9 चौक 36 और 2 38 गुणा 96 और बटा 10। अब इसको गुणा कर लो आप, 6 सत्ते 42, लास्ट में 2 आना चाहिए, और बटे 10 है तो 2 से पहले पॉइंट भी होना चाहिए। भाई बटे 10 है ना, तो इन संख्या को गुणा करके एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा। देखो मैं अब गुणा नहीं कर रहा हूं आपको, सुनो। मैंने कहा 6 सत्ते 42 यूनिट डिजिट,
लास्ट में 2 आना चाहिए, और बटे 10 है तो लास्ट की डिजिट से पहले पॉइंट भी होगा, तो लास्ट की डिजिट से पहले पॉइंट यहीं पर है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। यानी कि इनको सॉल्व करके हमको मिलेगा 3715.2, और यही मेरा सही जवाब है। ये आई थिंक सीजीएल 2017 के मेंस का सवाल था। सीजीएल 2017 में अब तक का बेस्ट पेपर पूछा गया था मेंस का, उसके बाद उस लेवल का सवाल नहीं बना है, उससे पहले भी नहीं बना था, तो ये सीजीएल 2017 का सवाल था। जी हाँ, था। चलो अब आपको टाइप चेंज करके और थोड़ा सा रिलैक्स फील कराता हूं, थोड़ा सा ना रिलैक्स फील कराता हूं। अब यहां मैंने कहा टाइप 5, और आपको इतना इंटरेस्ट इस टाइप में आने वाला है ना, आप अगर दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जी तुम्हारे तुम्हारे दिल खुश करने वाला टाइप है। तो चलिए सुनो, क्या है कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो गई, कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो गई या डबल हो गई, तो इस बात से आप क्या समझते हो? कोई धनराशि, मान लो आपसे मैंने लिए 10,000 रुपए, और वो कुछ टाइम बाद 20,000 हो गए, कुछ टाइम बाद क्या हो गए? 20,000। तो उसमें ब्याज कितना बना? भाई 10,000 रुपए अगर मैंने आपसे लिए और वो 20,000 बन गए, तो उसमें ब्याज कितना बना? आप कहेंगे सर 10,000 ही ब्याज बना। यानी कि जब भी ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए तो पैसा डबल हो जाता है, पैसा डबल हो जाता है ना? तो इसका मतलब है कि, और मूलधन कितना होता है? 100%। तो ब्याज भी कितना होना चाहिए? ब्याज भी 100% होना चाहिए। भाई जब हमारा ब्याज मूलधन के बराबर हो गया तो पैसा डबल हो गया, जितना मूलधन उतना ब्याज, पैसा डबल। तो अगर मूलधन 100% है तो ब्याज भी कितना होगा? 100%। ब्याज भी कितना होगा? 100%। चलो ये तो बात थी बिना पेन के समझने वाली। अब देखेंगे कि कोई पैसा अगर डबल हुआ है, इसका मतलब है कि वो पैसा कितना हुआ है? 1 से 2। कितना हुआ है बच्चे? वो पैसा हुआ है 1 से 2। यानी कि 1 रुपया अगर आपने मुझे उधार दिया तो ये रहा है मूलधन, और 2 रुपए आपको वापिस मिलने हैं, तो ये हो जाएगा अमाउंट। 1 से 2 हुआ है अगर पैसा दोगुना हुआ है ना? तो मैंने आपसे कहा कि अगर, हेलो, एक खलीफा आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया, कह रहा है कि सर आप सीपीओ के एग्जाम वालों के लिए जल्दी करा रहे हो पेपर। गुरुदेव सीपीओ का पेपर हो चुका है। सीपीओ का पेपर हो चुका है भाई साहब, कान पकड़ के चीमी कर दूंगा, बता रहा हूं। ऐसी बात करोगे तो सुनो, मैंने कहा कि अगर पैसा दोगुना हुआ है तो 1 से 2 हुआ है, एक अगर प्रिंसिपल था तो 2 क्या है? 2 है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिला होगा? साधारण ब्याज कितना मिला होगा? 2 में से 1 घटा दो, साधारण ब्याज मिला होगा 1। साधारण ब्याज मिला होगा 1। और अगर मुझे ब्याज प्रतिशत में निकालना है, अगर मुझे ब्याज प्रतिशत में निकालना है तो भैया कितना होगा ब्याज प्रतिशत? तो आप कहेंगे कि सर 1 ब्याज है और मूलधन कितना है? 1 और गुणा 100। तो ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा? ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 100। लेकिन अब जो हम टाइप करने वाले हैं उसमें मुझे कुछ इसी तरह की चीजें दिखनी है, इसी तरह इसी तरह की चीजें मुझे दिखेंगी। लेकिन हम ऐसा थोड़ी करेंगे हर सवाल में, नहीं। हम करेंगे क्या? हम करेंगे कुछ और। यहां तो मैंने आपको बताई है चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या बताई है? अगर मूलधन 1 रुपया है तो अमाउंट हो गया 2 रुपया, तो ब्याज कितना मिला होगा? 2 माइनस 1, यानी कि ब्याज मिला होगा 1 रुपया। और अगर ब्याज परसेंट में बताना है, यानी कि 1 रुपया ब्याज
बटा मूलधन गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 100% ब्याज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100% ब्याज। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ और तरीके से आपको बताऊं कि कोई भी पैसा अगर n टाइम्स होता है, यहां तो मैंने आपको एग्जाम्पल किसका बताया है? यहां एग्जाम्पल बताया है दोगुने का। अब वो 3 गुना भी होता है, 4 गुना भी हो सकता है, वो 5 गुना भी हो सकता है, वो 1000 गुना भी हो सकता है, वो 1000 गुना भी हो सकता है। ठीक है, वो कितना ही गुना हो सकता है। तो उस केस में अगर मैं ब्याज प्रतिशत आपसे पूछूं, तो मैंने कहा कोई भी पैसा अगर n टाइम्स होता है और मुझे बताना है प्रतिशत ब्याज कितना मिला है, तो प्रतिशत ब्याज होता है n-1। क्या होता है बच्चे? n-1 और इंटू 100%। आपको यही करना है और ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपका ब्याज परसेंट क्या होगा? n-1 इंटू 100%। बच्चा यहां अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी पैसा 3 गुना हो गया, कोई भी पैसा क्या हुआ है? 3 गुना हुआ है, तो जल्दी से मुझे बताओ उसमें ब्याज कितना परसेंट बना होगा? टोटल, टोटल ब्याज कितना परसेंट बना होगा? कितने समय में बना है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कोई भी पैसा अगर 3 गुना हो गया तो उस पर ब्याज कितने परसेंट बना होगा? उस पर ब्याज कितने परसेंट होगा? आप कहेंगे सर 3 में से 1 घटा दो, 2 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सर ये ब्याज हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ब्याज हो जाएगा 200%। ये चीजें ना यहाँ चलनी चाहिए। यहाँ ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा, बहुत सारी चीजें यहाँ समा सकती हैं अगर आप चाहो तो। अगर मैं कहूं कोई भी पैसा 7 गुना हुआ, कोई भी पैसा 7 गुना हुआ, तो उस पे परसेंट ब्याज कितना बनेगा? आप कहेंगे कि सर 7 गुना है ना, तो 7 में से 1 घटा दो, 6 और 100 से गुणा कर दो, यानी कि ब्याज बनेगा हमारा 600%। क्या बनेगा ब्याज? सर ब्याज बनेगा हमारा 600%। क्या बनेगा? 600%। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई? यस। अब चलो आपको मैं लेकर चलता हूं तारों के शहर में मतलब सवाल की तरफ। करिए पहला सवाल जल्दी से बच्चा पार्टी, इसका जवाब क्या होगा? सवाल है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। 16 वर्षों में कितना हो गई? 7 गुना। तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ क्या होगी? मैं कह रहा हूं ये टाइप हम उसी तरीके से करेंगे जो तरीका हमने पढ़ा है पहली क्लास से ही, उसी तरीके को यहां मैं अप्लाई कराऊंगा। भाई जिन लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया है डिस्काउंट और का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, तो प्लीज आप लोग टेस्ट दे दो। मैं सही बता रहा हूं, नहीं तो इतना लठ कूटूंगा कि सोची ना होगी। मैं सच बता रहा हूं। कह रहा 16 वर्षों में 7 गुना हो गई, तो ब्याज की दर बताओ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पैसा 7 गुना हो गया, कोई पैसा जो है वो 7 गुना हो गया, बच्चे 7 गुना हो गया मतलब ब्याज कितना परसेंट है? अरे सर 7 गुना हो गया मतलब ब्याज तो हमारा, ब्याज कितना परसेंट होगा? 7 में से 1 घटा दो, 6 और 100 से गुणा कर दो, सर ब्याज तो 600% है जी। ब्याज तो 600% है। और ये ब्याज कितने सालों में मिला होगा? सर 16 साल का ब्याज है ये, है कि नहीं?
भाई 16 साल का ब्याज कितना है? 16 साल का ब्याज है 600%। ये टोटल ब्याज निकाला मैंने, टोटल टोटल इंटरेस्ट है ये। और समय कितना दिया हुआ है? 16 साल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 16 साल का जो हमारा साधारण ब्याज है वो 600% है? एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 600/100, 16 सॉरी इतना परसेंट। और मैंने एक साल का ही ब्याज क्यों निकाला? मैंने एक साल का ही ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि सर एक साल का ही ब्याज परसेंट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। भाई एक साल का जो ब्याज प्रतिशत है वही तो ब्याज की दर है। ब्याज की दर का क्या मतलब है? एक साल का ब्याज। तो यहां मुझे पता है कि 16 साल में 600% ब्याज मिलता है। एक साल में कितना मिलेगा? 600/16। एक साल का ब्याज परसेंट ही आपका रेट होगा। 8×2 = 16, 8×7 = 56, 8×5 = 40 और 75/2 यानी कि 37.5%। और यही आपका आंसर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। अरे कुछ इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना भाई साहब। जहां जो भी आप अब तक सीख कर आए हो, आप एक तरीका सीख कर आए हो। मैं आपको तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट से कैसे होगा। कि कोई पैसा अगर 7 गुना हुआ है तो ब्याज बना होगा 600%। और ये ब्याज 16 साल में बना होगा। तो एक साल में कितना बना होगा? 600/16, 37.5%। और एक साल का ब्याज ही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और वही हमारा आंसर है। क्या अगला सवाल उड़ा दोगे हवा में? अगला सवाल हवा में उड़ना चाहिए। जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या होगा। करो सवाल को। सवाल है, एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना देता है। मूलधन का 3 गुना पैसा देता है वो संस्थान। जितना आप पैसा दोगे 3 गुना देगा। अक्षय कुमार वाली मूवी में कितना पैसा बन रहा था? वो 20 दिन में डबल पैसा बन रहा था ना। वो बाबू भाई का मकान बिकवा देता है। बाबू भाई 20 दिन में पैसा डबल, 20 दिन में पैसा डबल। और सूट वूट पहन के सारा पैसा गायब, और अपना तो गया ही गया, और उसका और पैसा डुबा देता है राजपाल यादव का, है ना। तो ये वही है कि कोई वित्तीय संस्थान है, वो 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना कर रहा है पैसे को। तो यहां अगर उसने बोला है कि पैसा 3 गुना हो रहा है तो उसे ब्याज कितना मिला होगा? ब्याज आप कहेंगे सर ब्याज मिला होगा उसे 3 में से 1 घटाया 2 और 100 से गुणा कर दिया, यानी कि ब्याज मिला होगा सर 200%। और ये कितने साल का है सर? 25 साल का है। 25 साल का ब्याज है हमारा 200%। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? एक वर्ष का हो जाएगा 200/25%। और एक साल का ही ब्याज मैंने क्यों निकाला? क्योंकि बच्चे एक साल का ही तो ब्याज हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। मजा आया है ना? जो कॉन्सेप्ट मैं पहली क्लास से आपको सिखा के चला हूं, मैंने कहा था ना कि ये दमदार कॉन्सेप्ट और बहुत यहां पे मजा आपको आने वाला है। जरा ये सवाल देखिए। नहीं ये नहीं, ये वाला देखिए। ये वाला सवाल देखिए जरा। क्या बोला सवाल ने कि इन हाउ मेनी ईयर्स एन अमाउंट विल बी डबल्ड एट अ रेट ऑफ 18.75% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। करें कि 18.7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। यहां अब हमें समय नहीं दिया हुआ, रेट दे दिया कि भाई इतना रेट है तो कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा। आप पहले अपना वही काम करो कि प्रतिशत ब्याज क्या है। प्रतिशत ब्याज, तो यहां पे सवाल कह रहा है कि पैसा क्या हुआ है?
पैसा दोगुना हुआ है। बच्चे पैसा दोगुना हुआ है यानी कि ब्याज कितना मिला होगा हमको? सर 2 में से 1 घटाओ 100, सॉरी 1 और 100 से गुणा कर दो, यानी कि ब्याज तो 100% मिला होगा। भाई पैसा डबल हुआ, इसका मतलब ब्याज 100% होगा, ब्याज 100% होगा। और ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से गुणा करते हैं, यही तो करते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को टाइम से, तब जाकर हमको 100% मिलता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18.75%, और गुणा टी बराबर 100%। यस, तो यहां से आप टी का मान निकाल लो, 100/18.75। भाई परसेंट से तो परसेंट उड़ गया ना, तो 100/18.75, ये हमारा टाइम आ गया, समय आ गया, है ना। मैंने क्या बोला कि ब्याज बना है दोगुना पैसा हुआ तो ब्याज बना 100%, और ब्याज अगर 100% है तो ब्याज का मतलब होता है कि R% को T से गुणा करते हैं, यही तो हम करते आए। R कितना है? 18.75 गुणा T बराबर 100%। तो T कितना आ गया? परसेंट से परसेंट गया, ये आ गया। भाई साहब अगर मैं यहां से पॉइंट को हटा दूं तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कि 4 चौके 16/3 वर्ष हमारा सही जवाब है, 16/3 वर्ष। लेकिन सवाल उसने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस बनाए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार गया है पूरा पूरा? 3 पंजे 15, यानी कि 5 वर्ष तो पूरे हो गए। 3 पंजे 15 प्लस 1/3, भाई 3 पंजे 15, हासिल का क्या बचा? 1/3। अब इस 1/3 को अगर मैं वर्ष में बनाना चाहूं, 1/3 को मैं 12 से गुणा कर दूंगा। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये महीने बन गए। अब भाई 16/3 वर्ष था ना, मैंने 3 पंजे 15 यानी कि 5 वर्ष तो पूरे पूरे थे, हासिल का कितना बचा? 1/3। गुणा मैंने 12 किया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1/3 साल में कितने महीने होंगे? 12 से गुणा कर दिया, तो 3 चौके 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 महीने और 4 मंथ, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स और 4 मंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलो एक और सवाल देता हूं, जरा इस सवाल को करिए। सवाल है साधारण ब्याज की 18% वार्षिक दर पर, 18% वार्षिक दर पर क्रय की कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगी, स्वयं का डबल। अब बच्चे यहां भी बात दोगुने की हो रही है। अगर बात दोगुने की हो रही है तो हमें ब्याज बताओ जरा कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर ब्याज मिलेगा 2 में से 1 घटाया 1, 100 से गुणा किया तो ब्याज मिलेगा 100%। और ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज का मतलब होता है R% को मैंने समय से गुणा किया तो मुझे 100% मिला। R% कितना है? 18%, गुणा समय बराबर 100%। परसेंट से परसेंट उड़ गया तो टी बराबर कितना आएगा? 100/18, यानी कि 2 नाम 18, 50/9 वर्ष। कितना बच्चे? 50/9 वर्ष। तो ये कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, 5 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, है ना भाई। 9 पंजे 45, 5 वर्ष तो पूरे पूरे हैं। आगे बचा कितना? 5/9। और अगर इस 5/9 को मैं 12 से गुणा कर दूं तो ये क्या महीने में बदल जाएगा?
3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 ईयर्स और 5 चौके 20/3 मंथ। तो 20/3 अप्रोक्सीमेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेट होता है 6। भाई 3 छिंग 18 हो गया ना, 6.67। आप इसे 6.67 कह सकते हो, तो ये अप्रोक्सीमेट 7 चला जाएगा। अप्रोक्सीमेट 7, अप्रोक्सीमेट 7 चला जाएगा। 3 छिंग 18, तो 6.67 है, तो 0.5 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 5 साल 7 महीने, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष और 7 महीने। ठीक है, यस, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल पे आएंगे जरा। बताओ जल्दी से। चलिए भाई बताएंगे जरा। 5 साल 6 महीने कर सकते थे बच्चे, अगर हमारा 20/6 का मतलब क्या है? 6 तिया 18, ओ सॉरी 20/3 का मतलब है 3 छिंग 18, 6.67। अगर ये 6.5 से कम होता, अगर ये 6.5 से कम होता ये डिवाइड, तो फिर मैं 5 महीने कह देता, लेकिन ये सॉरी 6 महीने, तो ये 6.5 से ऊपर चला गया, तो मुझे फिर इसको 7 महीने कहना होगा। सवाल क्या है भाई? सवाल देखेंगे जरा कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। अब यहां बात समझना, यहां चीजें कुछ और कह रहा है वो। यहां जो कह रहा है ना, यहां चीजें कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है ना, वो मूलधन का 4 गुना है। कह रहा है वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में जो समय है वो बराबर है। तो बताओ वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? सवाल समझ में आ गया? वो कह रहा है कोई धनराशि है, कोई पैसा है, वो उस पैसे का जो साधारण ब्याज है ना, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4 गुना हो गया। यहां आपको ये नहीं करना बच्चे कि 4 गुने का मतलब है कि 300% ब्याज, नहीं। ये मत करना कि 4 में से 1 घटाकर 100 से गुणा कर दो। यहां रट्टाफिकेशन नहीं चल रहा, यहां सवाल की अंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो तो यहां साफ साफ कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ना, जो साधारण ब्याज है वही है मूलधन का 4 गुना। हम 1 घटाकर 100 से गुणा कहां करते थे? जहां वो हमको देता था कि कोई पैसा 2 गुना हो जाएगा, कोई पैसा 4 गुना हो जाएगा। जब वो कहता था हो जाएगा, यानी कि वो अमाउंट की बात करता था। यहां तो उसने साफ बोला है कि भाई साधारण ब्याज ही 4 गुना है। साधारण ब्याज ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा क्या है? 4 गुना। और 4 गुने का मतलब होता है 400%। 4 गुने का मतलब क्या है? 400%। 4 गुने का मतलब क्या है? 400%। यानी कि अगर मैं मूलधन को 1 मानूं तो साधारण ब्याज कितना है? 4 गुना यानी कि 4।
ऐसा सवाल ने बोला है। और अगर मुझे साधारण ब्याज का परसेंट निकालना हो तो 4/मूलधन गुणा 100, तो ये कितना बनेगा? 400%। ऐसे लिखा मैंने ये 400%, ऐसे लिखा, तो हमारा ब्याज कितना आ गया? 400%। अब सवाल कर रहा है कि जो वार्षिक दर प्रतिशत है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो किसके बराबर है? समय के बराबर है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है? समय के बराबर है। ऐसा सवाल ने बोला कि जो वार्षिक दर प्रतिशत है, जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हमारा वर्षों में समय के बराबर है। आर बराबर टी। आर बराबर क्या? आर बराबर टी। तो यहां क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि R% गुणा, और टी को मैं क्या आर लिख सकता हूं? भाई टी को क्या मैं आर लिख सकता हूं कि नहीं? और बराबर किसके है? 400% के। प्रतिशत ब्याज निकाल रहा हूं मैं, ये प्रतिशत ब्याज ही तो है 400% जो है। तो आर गुणा टी बराबर 400% है, और टी को मैंने क्या लिख दिया? आर। तो क्या यहां से परसेंट गया? आर गुणा आर हो जाएगा R² बराबर 400। तो आर कितना हो जाएगा? √400। और √400 कितना होता है? 20। आर बराबर 20 है, और वही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। भाई जो ये 400 मैंने निकाला परसेंट में, ये क्या है? ये प्रतिशत ब्याज है, परसेंटेज इंटरेस्ट। 400% टोटल, टोटल 400% ब्याज है। टोटल 400% ब्याज है। हमने यहां 300% क्यों नहीं लिखा 4 गुने का? क्योंकि अभी तक पिछले सवालों में वो हमसे कहता था कि कोई पैसा 3 गुना हो गया, यानी कि वो पैसा मिश्र धन की बात कर रहा था। यहां वो कह रहा है कि साधारण ब्याज ही मूलधन का 4 गुना है। मैंने अभी रेशियो बनाकर नहीं दिखाया आपको कि मूलधन अगर 1 यूनिट है तो साधारण ब्याज कितना है? 4 गुना, 4 यूनिट। तो यहां से साधारण ब्याज का परसेंट निकाल लो आप, 400% आएगा। वहां मिश्र धन 3 गुना या 4 गुना होता था, तो हम एक घटाकर उसमें से परसेंट निकालते थे ब्याज का। यहां तो हम ब्याज का परसेंट ही 400% लिखेंगे। अब सवाल ने कहा जो वार्षिक दर प्रतिशत है, रेट परसेंट, वो समय के बराबर है, टाइम के बराबर है। टाइम के बराबर है ऐसा सवाल ने दिया है। ऐसा सेकंड लाइन में सवाल ने बोला है कि जो वार्षिक दर प्रतिशत है वो समय के बराबर है। तो आर बराबर टी, और मैं जानता हूं प्रतिशत ब्याज होता है R% गुणा टी। पिछले सवाल में भी मैंने लिखा था बराबर 400, और टी की जगह मैंने यहां आर लिख दिया। परसेंट से परसेंट गया, R² बराबर 400, आर बराबर √400, यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा। देखेंगे बच्चे सवाल को क्या है। सवाल है कि एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, कोई मूलधन है, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, कह रहा है उस राशि का, यानी कि उस मूलधन का 25/36 है। इस बार उसने सवाल को कुछ और बनाया कि हमसे बोला गया है एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 25/36 गुना है। 25/36 गुना है। तो कह रहा है कि वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं आर बराबर टी। भाई साहब उसने बोला है कि वर्षों की जो संख्या है ना, वर्षों की संख्या क्या होती है? टाइम पीरियड, टी, वर्षों की संख्या। कह रहा है वार्षिक दर के बराबर है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। तो टी बराबर आर उसने साफ साफ बोला है। सवाल को पढ़ो,
उसने कहा वर्षों की जो संख्या है ना वो वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि आर बराबर टी परसेंट, सॉरी आर बराबर टी। तो कह रहा है ब्याज की दर बता दो क्या है। भाई साहब हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज उस राशि का 25/36। अगर मैं ब्याज का प्रतिशत आपसे पूछूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ब्याज हमारा कितना है 25/36 गुणा 100? क्या ये ब्याज प्रतिशत आ जाएगा 2500/36? मैंने परसेंट में निकाल दिया ब्याज को, उसने फ्रैक्शन में दिया हुआ था कि कोई साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। परसेंटेज में मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना सिखाया था ना, कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास है और अगर मैं उसे 100 से गुणा कर दूं तो वो परसेंट में बदल जाएगा। तो यहां हमारे पास फ्रैक्शन था 25/36, मैंने उसे 100 से गुणा किया ताकि वो हमारा ब्याज परसेंट में बदल जाए। तो हमारा ब्याज कितना हो गया 2500/36%। ठीक है, अब ये परसेंट ब्याज है, ये क्या है परसेंट ब्याज, और प्रतिशत ब्याज का मतलब होता है आर परसेंट गुणा टी। भाई यही तो होता है, हम तो पहली क्लास से सीखते आ रहे हैं। बराबर कितना है 2500/36%। क्या मैं इस टी की जगह आर कह सकता हूं? क्या मैं इस टी को आर कह सकता हूं? सवाल ने बोला है कि जो वर्षों की संख्या है ना वो ब्याज की दर के बराबर है, जितनी हमारी ब्याज प्रतिशत है उतने ही वर्ष है। मान लो ब्याज का परसेंट आया सपोज 6%, तो पैसा भी 6 साल के लिए दिया गया। मान लो ब्याज की परसेंट आई 8%, तो पैसा भी 8 साल के लिए था। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो ब्याज की दर आई 8.33%, तो पैसा भी 8.33 वर्ष के लिए दिया गया है। ऐसा सवाल कहना चाह रहा है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है परसेंट में, समय भी उतना ही है वर्षों में। वो यही तो कह रहा है वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, इसीलिए मैंने टी बराबर आर बोला। तो क्या इस टी की जगह मैं आर कह सकता हूं? तो परसेंट से परसेंट उड़ेगा, आर गुणा आर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 2500/36। तो यहां से आर कितना मिलेगा बच्चा? ये मिलेगा √ऑफ 2500/36। आपको ये डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि जो 2500 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और जो 36 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो 2500 का रूट कितना होता है 50, और 36 का रूट कितना होता है 6। आर बराबर कितना मिल गया 50/6, यानी कि 2 तिया 6 और 2 से जाएगा 25 बार। तो 25/3 यानी कि 3 × 24 पॉइंट 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 8.33%। हालांकि ये 3 3 3 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 3 डिजिट तक लेंगे। तो 25/3 का मतलब है 8.3333%। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं। नहीं उससे पहले, हाँ इस पे आओ, इस सवाल को करो जरा। देखिए जरा इस सवाल को। सवाल कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। 4 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। हाँ, तो कह रहा है कि उसी ब्याज दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। इस बार उसने 2 सवालों को मिक्स कर दिया। उसने क्या किया, उसने 2 सवालों को मिक्स कर दिया। और बच्चा उसने सवाल में पूछा कि कोई धनराशि 4 साल में तो होती है दोगुना, डबल, तो कितने समय में 7 गुना होगी? कितने समय में वो धनराशि 7 टाइम्स हो जाएगी? बताइए आपका जवाब क्या होगा भाई साहब, बताएंगे?
भाई हम जानते हैं, उसने बोला है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना, 2 गुना, 2 गुना। तो 2 गुने का मतलब क्या होता है, 2 गुने का मतलब होता है 100%। भाई उसने बोला ना 2 गुना हो जाती है, तो 2 गुने का मतलब होता है 2 - 1 × 100। वहां मैंने 400% में वाले में 1 - इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां साधारण ब्याज ही मूलधन का 4 गुना था। यहां मैं -1 इसलिए करता हूं क्योंकि यहां वो कह रहा है कि वो धनराशि 2 गुना हो जाती है, हो जाती है वो राशि 2 गुना। तो हो जाती है, तो भैया फिर हमको 1 घटाकर 100 से गुणा करना है, तो हमारा ब्याज आएगा 100%। अगर वो कह रहा है 7 गुना, भाई हमें ये पता है कि 7 गुने का मतलब कितना ब्याज चाहिए, 7 गुने का मतलब है कि ब्याज चाहिए 600%। यानी कि अगर उसने बोला है कि कितने समय में वो 7 गुना हो जाएगी, मतलब ब्याज हमको 600% पता करना है। और हम जानते हैं कि 100% ब्याज कितने वर्ष में मिलता है, 4 साल में। भाई 100% ब्याज कितने वर्ष में मिलता है जी, 4 साल में। तो 600% ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 600%। अगर मैं 100% को 600% बनाऊंगा, तो क्या मुझे 6 से गुणा करना होगा, इधर भी 6 से गुणा कर दो, आप आ जाएंगे 24 वर्ष। भाई या तो आप ऐसा करो कि 100% बराबर 4 वर्ष, 1% कितना और 600% कितना, 2-3 स्टेप में ऐसा करो, या तो 1% निकालो फिर 600% निकालो, या फिर डायरेक्ट ही 100% को अगर 600% बनाना है तो 6 से गुना, और फिर 4 को 6 से गुणा करके 24 वर्ष हमारा बन जाएगा। ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। एक सवाल और देता हूं बच्चा, इस सवाल को देखिए जरा, और जल्दी से आप मुझे इस सवाल का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, 3 टाइम्स। कह रहा है समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। भाई वो कह रहा है कि 8 साल में 3 गुना हो गई। भाई साहब 3 गुने का क्या मतलब होता है, सर 3 गुने का मतलब होता है 200% ब्याज। 200% ब्याज कितने वर्ष में मिला है, ब्याज 200% है, 200% ब्याज कितने वर्ष में, सर 8 वर्ष में। और आपसे बोल रहा है कि धनराशि को 5 गुना करना है, तो 5 गुना करने के लिए ब्याज कितना होना चाहिए, सर ब्याज होना चाहिए 400%। हमें पता है कि 200% ब्याज 8 साल में मिलता है, तो 400% ब्याज कितने में मिलेगा। भाई 200 को 400 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा कर दो, ये मिलेगा 16 वर्ष में। 400% ब्याज 16 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। या तो आप 1% का मान निकालो फिर 400 का निकालो। मैं कह रहा हूं आप इतने अब काबिल बन चुके हो कि इस इधर अगर 2 से गुणा करने पर 400 मिल रहा है, तो इधर भी 2 से गुणा करने पर 16 बना सकते हो। ओके, चलो ये सवाल करिए। जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब। सवाल करें, एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो गई, 6 गुना। उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। भाई 20 साल में तो 6 गुना, तो 5 गुना होने में कितना समय, बताओ। भाई 6 गुने का मतलब क्या है, 6 गुने का मतलब है कि ब्याज कितना मिलेगा,
सर ब्याज मिलेगा 500%। और कितने साल में? 20 वर्ष में। आपसे कह रहे 5 गुना होने में समय। 5 गुने का मतलब है ब्याज कितना मिलेगा? सर ब्याज मिलेगा 400%। है जी? सही कह रहा हूं या गलत? 5 गुने का मतलब है ब्याज मिलेगा 400%। तो हमें पता है 500% 20 साल में, 1% कितने में? 20/500 में। भाई यहां मुझे 1% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 500 को मैं 400% में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकता हूं। तो फिर 1% इतना, तो 400% कितने में? 400% होगा 20/500 और गुणा 400। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, 4 चौके 16। कितने वर्ष में मेरे भाई? 16 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस तरह के सवालों में तो मजा आया ना यार। अब बिल्कुल भी मतलब क्या बोलूं तुम्हारे लिए, ऐसा वर्ड यूज करूं। कह रहे कि एक धनराशि 18 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 3.5 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में 3.5 गुना हो जाएगी? 3.5 गुने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3.5 गुना। और अगर मुझे यहां से ब्याज निकालना हो तो ब्याज कितना होगा? भाई मैं क्या कैसे निकालता हूं ब्याज? एक माइनस करके, एक माइनस किया तो 2.5 आएगा, और गुणा 100 करते हैं, है ना। n-1 × 100, तो एक माइनस किया तो 2.5, यानी कि हमारा आ जाएगा 250%। ब्याज कितना पता करना है हमें? 250%। कह रहा है कि 18 वर्ष में दोगुना हो जाती है। 18 वर्ष में दोगुना हो जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोगुने का मतलब क्या होता है? दोगुने का मतलब क्या होता है? 100% ब्याज। भाई दोगुने का मतलब है 100% ब्याज। कितने वर्ष में? 18 में। और हमें बताना है 3.5 गुना, यानी कि मैंने इसको लिखा 3.5 टाइम्स। तो परसेंट ब्याज निकालना होगा तो एक माइनस करेंगे 2.5 और 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ब्याज हमको चाहिए 250%, है ना। तो 100% 18 वर्ष में। अगर 250% निकालना है तो 2.5 से गुणा करते हैं। हालांकि फिर भी आप 1% की वैल्यू निकालो, 18/100। तो 250% कितने में होगा? 18/100 गुणा 2.5। तो 25 पंज सॉरी 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 18 पंजे 90/2, यानी कि आएगा 45 वर्ष। कितना आएगा बच्चे? ये आ जाएगा 45 ईयर्स। यानी कि हमारा आंसर है नन ऑफ दीस। क्या आंसर है हमारा? नन ऑफ दीस। ऑप्शन नंबर डी। चलो इस टाइप का एक और सवाल करो लास्ट, फिर हम टाइप चेंज कर रहे हैं। देखिए जरा, वो कह रहा है यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। अब यहां तो हमको ब्याज परसेंट में दे ही दी 100%। और अगर हमारा उसने बोला है कि ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन कह रहा है, सवाल के लास्ट में देखो कि कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ब्याज मूलधन के बराबर हो रहा है तो क्या ब्याज भी हमारा 100% हो जाएगा? भाई मूलधन तो 100% होता है हमारा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मूलधन 100% है। और अगर ब्याज भी हमारा मूलधन के बराबर हो गया, ऐसा सवाल ने बोला, तो हमारा ब्याज भी 100% हो जाएगा। हमारा ब्याज भी कितना होगा बच्चा? ब्याज भी 100% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी।
तो ब्याज हमको 100% बनाना है। तो सवाल कर रहा है कि 25% ब्याज बनता है 5 वर्ष में। तो 25% ब्याज कितने वर्ष में बनता है? 5 वर्ष में। और ब्याज हमको बनाना कितना है? 100%। तो 100% बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई? 100% ब्याज कितने वर्ष में बनेगा? 4 से गुणा कर दो। तो इधर भी 4 से गुणा कर दो। तो सर 100% ब्याज बनेगा 20 वर्ष में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग और प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल कि हमसे बोला है कि ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्ष में होगा। और मैंने आपसे बोला कि अगर मूलधन हमारा 100% है, तो सब जानते हैं, तो ऑलरेडी ट्रुथ है ये तो। और उसने बोला ब्याज मूलधन के बराबर, तो ब्याज को भी 100% बनना पड़ेगा। और हमें दिया गया है कि 25% ब्याज बनता है 5 साल में। 25% ब्याज 5 साल में, तो 100% ब्याज कितने में बनेगा? 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो ये गुणा हो जाएगा हमारा 20 साल में। क्या हो जाएगा? 20 साल। ठीक है, चलो अब इस तरह के सवालों को एंड करके और मैं शुरू करता हूं थोड़े से। अब जो टाइप 6 में आपको कराने वाला हूं ना बच्चे, ये लैंग्वेज में बड़े होंगे। ये सवाल क्या होंगे? सुनो देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज में बड़े मिल सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, हो सकता है लैंग्वेज में कई सारे सवाल आपको बड़े मिले। और ये टाइप में भी वही होगा, लेकिन उनके सॉल्यूशंस उतने ही छोटे होंगे। एक बार हमारे दिमाग में चीजें क्लियर हो गई और फिर चीजें इक्वल चलती रहेंगी उसी तरीके से। एडवांस मैथ अगले मंथ से शुरू करेंगे बच्चे। तो यहां देखिए, सवाल है आपके सामने ये, आपने क्या करना है? पेन साइड में रखना है और इसको पढ़ना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना आप पढ़ सकते हो आप पढ़ो इसे। आपको जस्ट पढ़ना है इस सवाल को। कह रहा है 2600। 2600 के बाद पॉइंट है, तो ये इतनी बड़ी संख्या मत मान लेना। आप इसको काउंट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ये 2600 ही कहेंगे इसको। कह रहा है 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर 2600 को 2 पार्ट में बांटा है, बराबर बराबर नहीं बांटा, अलग अलग बांटा है। कह रहा है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 साल का जो साधारण ब्याज मिलता है, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत आसान है भाई। आप मेरा विश्वास करो, करोगे कि नहीं? यस सर करेंगे, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि मान लो मेरे पास 2600 रुपए हैं, मैं 2 लोगों को देता हूं, बराबर बराबर नहीं, एक को कितना एक को कितना मैं नहीं बता रहा। मैंने 2 लोगों को दिया 2600 का, कुछ पार्ट एक को कुछ पार्ट दूसरे को। अब मैं अगर पहले बंदे की बात करता हूं, तो इस बंदे को मैंने ब्याज का रेट लगाया है 10% वार्षिक, और इसे पैसा दिया है मैंने 5 साल के लिए। इस बंदे को 2600 का ही कुछ पार्ट, 10% का रेट और 5 साल के लिए। अब दूसरे बंदे की बात पे आ जाओ, इसको मैंने दिया है 9% की दर से और इसको दिया है 6 साल के लिए। तो इन दोनों से जो मुझे ब्याज मिलेगा ना, वो बराबर होगा। इन दोनों से जो मुझे ब्याज मिलेगा वो बराबर होगा। बेशक इन दोनों का मूलधन अलग अलग है, इसको मैंने कुछ अलग रुपया दिया, इसको कुछ अलग दिया, हालांकि वो दोनों मिलाकर 2600 रुपए ही बनेंगे, लेकिन 2600 का कुछ पार्ट इसे कुछ पार्ट इसे। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इसका समय अलग है, इसका समय अलग है, लेकिन दोनों का ब्याज बराबर है। ये मैंने सवाल की समरी आपको बताई है ना। अब आप पढ़ो, अब क्या करो, अब आप इसे पढ़ो, अब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। अब आप पढ़ो।
बताओ। कह रहा है कि 2600 रुपए हैं भाई, ये लिख दिए मैंने। अब 2600 को उसने दो भागों में बांटा है, कह रहा है दो भागों में बांटा है। एक भाग को मैंने ए मान लिया, दूसरे भाग को मैंने बी मान लिया। भाई दो भागों में बांटा है, एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया। क्या ये दोनों भाग मिलकर 2600 के बराबर नहीं होंगे, ए और बी मिलकर? बिल्कुल होंगे सर। अब कह रहा है जो पहला भाग है ना, जो पहला भाग है, पहला भाग है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। उसका समय कितना है? 5 वर्ष। दूसरे भाग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। और उसका समय कितना है? 6 साल। 6 साल, सॉरी, उसका समय कितना है? 6 वर्ष। अब कह रहा है दोनों से मिलने वाला जो ब्याज है ना वो बराबर है। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है इन दोनों को गुणा कर दो, 10 पंजे 50%। भाई 10% 1 साल का, तो 5 साल का 50%। और ये 50% किसका? इसके मूलधन का, ए का। ये ब्याज मिला हमें, ब्याज, ब्याज ही तो है भाई, 10 पंजे 50%। और इधर ब्याज कितना है? 9 छिक्के 54%। और किसका? बी का। ये इसका ब्याज मिला है हमें। तो क्या दोनों तरफ के ब्याज को बराबर कर देंगे? यस सर, दोनों तरफ के ब्याज को बराबर कर दो। हो गया सवाल। क्या रखा है? आप रेशियो बना लो। ये जाएगा आपका 2 से 25 बार, और 2 से जाएगा 27 बार। अगर मैं ए और बी का रेशियो आपसे पूछूं, ए के सामने 27 और बी के सामने 25। अब जो 2600 रुपए है, इस रेशियो में बांट दो, इसे इस रेशियो में बांट दो। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 27 और 25 होता है 52, और 52 यूनिट का मान है 2600। एक यूनिट का मान कितना होगा? 2600 बटा 52। 52 पंजे 260, यानी कि 50 बार जाएगा। आपसे कह रहा है 10% की दर पर जो पैसा उधार दिया वो कितना है। तो 10% वाला तो ये है ए, ए का मान आपसे पूछा है। तो 27 गुणा 50, यानी कि 135। तो कितना है? 1350, ऑप्शन नंबर बी। इतने की जरूरत थी नहीं वैसे। आपने जैसे ही यहां रेशियो बनाया ना, जैसे ही आपने अनुपात बनाया और आपसे पूछा है 10% पर जो पैसा उधार दिया है वो कितना है, अरे गुरु, जो 10% पर पैसा उधार दिया है ना वो तो ये है। और मेरा आंसर 27 से कटना चाहिए। देख लो, 125 नहीं कटेगा 27 से, 145 नहीं कटेगा 27 से, 115 नहीं कटेगा 27 से, और 135, 27 पंजे 135। ऑप्शन नंबर डी लगाओ और उछल जाओ 2 फुट ऊपर कि हमने तो इतना सब करने से बच गए। डिविजिबिलिटी लगाया, आंसर आ गया तुरंत। अब बताओ, ये इतना बड़ा सवाल था, आसान है ना? आपने क्या किया, इनका ब्याज निकाल कर बराबर करके रेशियो बनाया है भाई। इसमें कुछ उर्दू फारसी थोड़ी लिखा है आपने, है कि नहीं? आगे चले, आगे चलो, अगला सवाल बताना मुझे, बताओ जल्दी से। ये तो वही सवाल आ गया, नहीं वही आ गया, लेकिन इसमें फिर एक जीरो और बढ़ जाएगी, 13,500 हो जाएगा। चलो कर लो इसे, ठीक है, सवाल वही है ये। चलो करते हैं। सवाल कह रहा है कि 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है। एक भाग को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए। अब मैं उतना नहीं लिखूंगा जितना मैंने पिछले सवाल में डिटेल्स लिखी है ना, इतनी डिटेल्स हम नहीं लिखेंगे। अब मैं बहुत सारी चीजें शॉर्ट लिखूंगा, सवाल से ही मैं मदद करूंगा, मदद लूंगा, सॉरी। कह रहा है 26,000 को दो भागों में इसलिए इस प्रकार बांटा जाता है कि 10% की दर से 5 साल का ब्याज
9% की दर से 6 साल के ब्याज के बराबर है। 6 साल के ब्याज के बराबर है। तो ये मैंने कहा कि उसने दो भागों में बांटा है, ए और बी में। ए और बी में। अब उसने दो भागों में इसे बांटा है, ए और बी में। तो पहले भाग का ब्याज कितना होगा? 10% की दर से 5 साल का कितना हो जाएगा भाई? 10 पंजे 50% ऑफ ए। और दूसरे भाग का ब्याज कितना हो जाएगा? 9% की दर से 6 साल का ब्याज हो जाएगा 54% ऑफ बी। क्या दोनों के ब्याज बराबर हैं? यस सर, बिल्कुल हैं। आपको भी यही करना है, उतना नहीं लिखना जितना मैंने पिछले सवाल में लिखा। वो तो जस्ट आपको जब रिवीजन आप करते हैं तो उस टाइम पर रिकॉल हो जाएं चीजें, इसलिए मैं इतना सब कुछ लिखता हूं। ये 25 बार जाएगा, ये 27 बार। ए और बी का रेशियो क्या हो गया? ए के सामने 27, बी के सामने 25। 27 और 25 52। 52 यूनिट का मान कितना है? 26,000। एक यूनिट का मान कितना होगा? 52 पंजे 260। एक यूनिट का मान 500। आपसे कह रहा है 10% की दर से 5 साल के लिए निवेशित राशि कितनी है? तो 10% वाली तो यही है भाई, जो 10% पर दी गई है। तो 27 गुणा 500, 13,500। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। वही तो सवाल था, बस एक जीरो बढ़ी है इसमें, तो आंसर में भी एक जीरो बढ़ जाएगी। ये सवाल करिए। पढ़िए सवाल को। कह रहा है कि एक आदमी तीन अलग अलग योजना में, कोई तीन अलग अलग योजना है, साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन राशियों का निवेश करता है, यानी कि पैसा लगाता है। कह रहा है यदि प्रत्येक योजना से परिपक्वता पर उनके समान ब्याज प्राप्त होता है, उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। ये जो लाइन मैंने सर्कल की है ना, यही है जो भी है, यही है। वो कह रहा है उसे मिलने वाला जो ब्याज है ना, वो बराबर है। सर मैंने आज क्लास बैच लिया है, कहां से शुरू करूं? आप शुरू करो बच्चे परसेंटेज से। कह रहा है कि उसे समान ब्याज मिलता है। अब यहां तीन लोग आ गए। कौन आ गए? तीन लोग। तो कह रहा है उनके द्वारा निवेशित की गई धनराशि का अनुपात बताओ क्या है। तो क्या मैं ए बी सी तीन धनराशि मान लूं? क्या मैं ए बी सी तीन धनराशि मान लूं? यस, बिल्कुल मान लो भाई। पहली वाली का रेट कितना है? 10%। दूसरे वाली का रेट कितना है? 12%। और तीसरे वाली का रेट कितना है? 15%। पहली वाली 6 साल के लिए दी गई, दूसरे वाली 10 साल के लिए दी गई और तीसरे वाली 12 साल के लिए दी गई। ये टाइम है। तो ब्याज कितना मिलेगा? 10 छिक्के 60% ऑफ ए। यहां ब्याज कितना मिलेगा? 12 धाम 120% ऑफ बी। और यहां ब्याज कितना मिलेगा? 15 12 180% ऑफ सी। गुणा कर दिया मैंने इनको, और तीनों से मिलने वाला ब्याज जो है वो बराबर है। मैंने क्या किया? मैंने ब्याज को बराबर कर दिया। अब आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने एबीसी का रेशियो बनाना है। वही तो आपसे पूछा है कि उसके द्वारा निवेशित धन राशि का रेशियो बनाओ। भाई ये कितने से जाएगा? 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 6 तिया 18, यानी कि 1 ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी। और ये रेशियो का पार्ट है, हमने बहुत सीखा है रेशियो में कि अगर मुझे ए का अनुपात चाहिए तो मैं उसको छुपा लूंगा, बाकी दो को गुणा करूंगा, 2 तिया 6। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो बी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 3 एकम 3। मुझे सी का रेशियो चाहिए तो सी को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो, 2 एकम 2। और यही मेरा आंसर है, 632। कुछ दम है सवालों में? नहीं है ना? बस ऊंची दुकान
क्या बोलते हैं, फीके पकवान। 5-6 लाइन का सवाल है, उसमें है कुछ नहीं, ब्याज बराबर करना था, कर दिया, 3 लाइन में सवाल आ गया आपके सामने। ठीक है, आगे चलो। चलो थोड़ा सा लेवल बनाते हैं सवाल का। ठीक है, करिए सवाल। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की दर पर तथा शेष तथा शेष जो हिस्सा है वो 10% की दर पर निवेश किया। अब कह रहा है 1 वर्ष में उसके तीनों निवेशों से मिलने वाली आय का मतलब होता है ब्याज, यानी कि जो उसकी इनकम हुई। भाई मान लो आप मुझे पैसा देते हो 10,000 रुपए उधार और आपका ब्याज बन जाता है 3,000, तो जो 3,000 ब्याज है वो आपकी इनकम ही तो हुई, वो आपकी आय ही तो हुई। तो उसको प्राप्त कुल आय 820 रुपए है। तो कह रहा है उसकी कुल निवेशित पूंजी बताओ कितनी है। चलो देखते हैं। यहां उसने पूंजी के बारे में बात की है, अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% पर, जो बच गया उसको 10% पर, और तीनों से मिलाकर जो ब्याज मिला वो 820 है। तो सबसे पहले मुझे उनकी पूंजी का अनुपात बनाना पड़ेगा। यहां उसने 1/2 भाग बोला है, दूसरा उसने 1/3 भाग बोला है। तो ये ऐसी चीजें मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाई थी, याद करो, परसेंटेज में भी मैंने सिखाई थी। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा हिस्सा आए, शायद रेशियो में भी पढ़ा था हमने, कि ऐसा हिस्सा जब भी आए और मुझे अनुपात चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनके फ्रैक्शन, जितने भी आपको फ्रैक्शन यहां दिए हुए हैं ना, सबको लिखो और उनके डिनोमिनेटर यानी कि उनके हर का आप एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, और आप 6 के साथ एक आर जोड़ लो, 6R, 6 का कोई मल्टीपल, 6R मानो, और 6R को आप मान लो क्या, कुल आय, कुल निवेशित पूंजी, कुल निवेश मान लो, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मान लो 6R। आर क्यों लगाया मैंने, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। सबसे पहले हिस्सा निकाल दो अलग अलग। भाई उसने बोला 1/2 भाग, तो अगर मैं इसका 1/2 भाग निकालता हूं तो कितना आएगा, 1/2 गुणा 6R, ये हो जाएगा 3R। दूसरा कितना है, 1/3R गुणा 6R, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2R। और जो शेष बच गया, शेष कितना बचा है, टोटल 6 में से 3 और 2 5 माइनस कर दूंगा तो बचेगा आर। यहां तक सवाल को समझो। पहले मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जितने भी फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं 1/2 1/3, मैं सबसे पहले हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं, कितने परसेंट पे दिया गया है वो बाद की बात है। तो मैंने कहा 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, और 6 के साथ एक आर मल्टीप्लाई में करो। क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में पता चलेगा। उसको मान लो कुल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब कह रहा है 1/2 हिस्सा, तो इसका 1/2 3R, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा 2R, और जो शेष बच गया है 6 में से 3 और 2 5 माइनस कर दो, शेष बच गया R। अब पढ़ो सवाल को, अब पढ़ो सवाल को। आपसे कह रहा है कि 1/2 भाग तो 5% की दर पर,
यानी कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 1/3 भाग 8% की दर पे, और जो शेष हिस्सा है उसे 10% की दर पर। अब कह रहा है कि एक वर्ष में यानी कि तीनों का समय एक एक वर्ष है, तीनों का समय एक एक वर्ष है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनका ब्याज कितना होगा एक एक साल का? सर ब्याज होगा 5 या 15% यहां से, 8 दूनी 16%, 15 आर, सॉरी 15 आर% यहां से, 8 दूनी 16 आर% यहां से, और 10 आर% यहां से। इनको मैंने गुणा कर दिया, ये हमारा ब्याज आ गया, टोटल ब्याज। और अगर मैं कुल ब्याज आपसे पूछूं तो कुल ब्याज कितना होगा? 15 16 31 और 10 41%, 41 आर%। और कुल ब्याज हमको दिया कितना है? 820। सबसे पहले मैंने क्या किया? अलग अलग ब्याज निकाला, अलग अलग ब्याज निकाला, और फिर मैंने उनको जोड़कर कहा 41 आर% तीनों से मिलाकर, और वो हमारा 820 है। बच्चे यहां से आप कहेंगे 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, और R% का मतलब R/100 बराबर 20। तो यहां से R कितना आ जाएगा भाई? 100 की उधर गुणा होगी तो R आ जाएगा 2000। R कितना आ गया? 2000। आपसे कह रहा है कि उसके द्वारा निवेशित पूंजी कितनी है। भाई साहब निवेशित पूंजी कितनी है? 6R। तो 6R का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणा 2000। आप कहेंगे सर निवेशित पूंजी है 12,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आपने यही करना है कि जितना आपको हिस्सा दिया हुआ है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको, चलो मैं एक दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूं कि आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। आप उससे कर लेना कि आप ऐसा कर लो, चलो आपकी मर्जी है। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का। आप मान लो कि कुल निवेश, आप मान लो कि उसके द्वारा जो निवेश है ना, उसके द्वारा जो निवेश है, निवेश को ही आप आर मान लो, तो आप एलसीएम एलसीएम लेने से थोड़ा सा बच जाओगे। आप मान लो कि उसका निवेश ही आर है। अगर निवेश आर है तो वो कह रहा है 1/2 भाग 5% पे, 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 आर। और 5% पे है तो 5% से गुणा कर दिया। मैं ब्याज निकाल रहा हूं, ब्याज निकाल रहा हूं मैं, है ना? तो पहले तो 1/2 भाग निकाला, 1/2 आर, और ब्याज से गुणा कर दिया, प्लस कह रहा है 1/3 भाग। तो 1/3 भाग कितना होगा? 1/3 आर, 8 से गुणा कर दिया। कह रहा है शेष हिस्सा। तो शेष हिस्सा निकालने के लिए बच्चे आपको पहले 1/2 और 1/3 को जोड़ना होगा। 3 2 5 3 दूनी 6, और फिर उसे आपको आर में से माइनस करना होगा। आपको आर में से 5/6 आर माइनस करना होगा। तो 6 एकम 6 में से 5 गया, 1/6 आर। तो 1/6 आर कितने रेट से? 10% से। और टोटल ब्याज कितना है? 820। और ये आपके लिए मैंने करने के लिए दे दिया। यहां से आपको ये सब सॉल्व करके आर का मान निकालना है, कैसे होगा। ठीक है, ये बिना एलसीएम के आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ू? नहीं तो मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगता है कि आपने क्या किया, जो जो हिस्से दिए हुए हैं सबका एलसीएम लेकर और फिर हिस्से बांट के रेट से गुणा कर दिया, ब्याज आया जोड़कर सीधा 820 के बराबर, आर का मान मिला 2000, 6 से गुणा किया 12,000 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो आप। देखो इस सवाल में वो भी लग जाएगा, इस सवाल में बच्चे वो भी लग जाएगा, क्या बात है, डिविजिबिलिटी भी लग जाएगी। फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो ना आपको कुछ करना ही नहीं है अगर आप ऐसा चाहते हो डिविजिबिलिटी लगाना। देख लो भाई, बहुत आगे निकल चुके हो तुम लोग डिविजिबिलिटी के मामले में, बहुत आगे। मैं कह रहा हूं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, अब दूर दूर तक कोई नहीं है। कि आपने इन दोनों का एलसीएम माना, कुल हिस्सा 6R,
और फाइनली हमसे वही पूछा है। फाइनली क्या पूछा है? 6R का मान पूछा है हमसे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं कि मेरा आंसर 6 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि हमें 6R का मान निकालना है। मेरा आंसर 6 से जरूर कटेगा। क्या ये 6 से कट रहा है? नहीं। ये कट रहा है? नहीं। 8 कट रहा है? नहीं। 6 दूनी 12, यही कट रहा है। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है। 6 का मल्टीपल 1 मिल गया, नहीं तो आप इससे जा सकते हो या फिर इससे, और तीसरा इसको आप करना। ठीक है। आगे एक और सवाल ऐसा ही दे रहा हूं मैं आपको, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को और बताएंगे इसका जवाब मुझे। करिए सवाल। बताओ बच्चे जल्दी से, क्या होगा? अच्छा, कुछ लोग ना 1 घंटे से ज्यादा क्लास अगर मैं कर रहा हूं ना, तो मैं 2-4 लोगों को देख रहा हूं ना, वो बड़ा मतलब गुस्सा सा दिखा रहे हैं मुझे। 1 घंटे से ज्यादा अगर मैं क्लास लेता हूँ। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मैं जेन्युइन बात, देखो मैं एक अध्यापक हूं और मैं सारी कैलकुलेशन जानता हूं कि अगर मैं केवल 1 घंटे ही क्लास कराऊंगा ना, तो आपका सिलेबस खत्म होगा 4 महीने। आपका सिलेबस खत्म होगा जनवरी लास्ट में जाकर। क्या आप चाहते हो कि मैं 1-1 घंटे या 55 मिनट पढ़ाऊं और आपको जनवरी लास्ट तक खींच कर ले जाऊं? जनवरी लास्ट समझ रहे हो? 6 महीने बाद आपने जो शुरू से पढ़ा था ना, सब भूल जाओगे तब तक। भाई 1 घंटे आपकी मर्जी है। देखो मेरा क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाकर विदेश निकलना है मुझे, या मैं संन्यास ले रहा हूँ। मुझे क्या है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा। मेरी तो एक क्लास कंटिन्यू चल रही है, चलते रहो भाई साहब। मेरा तो काम है ये। मेरा तो काम है ये। एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम एग्जाम आपको देना है। दिस इज माई वर्क। और मैं अपने वर्क को सालों साल चलाता जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आप चाहो तो बता दो। तो 1.5 घंटे की क्लास तो मैंने बहुत कम की है। लोग 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे की क्लास करते हैं। भाई आप और टीचर्स के बारे में नहीं जानते हो शायद। चलो अच्छी बात है, नहीं जानते हो, लेकिन आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लो। मैथ्स के टीचर 2 घंटे अपनी क्लास को लेकर चलते हैं भाई। और कोई बड़ी बात नहीं है 2 घंटे क्लास अगर आपकी होती है तो मैथ्स में। ये फाउंडेशन बैच है, इस बैच में ऐसा कोई एक्सक्यूज मत दिया करो कि सर हमारी वो क्लास चल गई लाइव हो गई, सर वो क्लास लाइव हो गई, हमारी फलानी क्लास 8 बजे से चल गई, वो क्लास चल गई, वो कैबलरी चल गई। भाई ये मैथ्स है, यहाँ केवल जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो बच्चे नहीं हैं। यहाँ हर एग्जाम के, यहाँ वो भी बच्चे हैं जिनका जो अलग ही पढ़ रहे हैं कुछ, जिनका आपसे कोई मतलब ही नहीं है आपके एग्जामों से, यहाँ वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो सोचो थोड़ा भाई मेरे। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति, मतलब मैं अगर टाइम बढ़ाता हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका सिलेबस खींच रहा हूं। एक्चुअल में मैं आपका फ्लो बनाना चाह रहा हूं। 1 घंटे में कहाँ फ्लो बनता है यार? क्या बात कर रहे हो तुम? एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल की क्लास नहीं करा रहा हूं मैं आपको कि 1 घंटे में सिलेबस चल के हमारा 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। भाई यहाँ हम लेवल पढ़ते हैं फाउंडेशन में। लेवल पढ़ते हैं, लेवल।
लेवल तो वर्ड बड़ा फेमस, आप सभी ने सुना होगा। और लेवल पढ़ने के लिए 1 घंटा काफी नहीं होता है, के लिए टाइम लिमिट ही नहीं होती है। 1 घंटा चलो, 1.5 घंटा चलो, 1.25 घंटा चलो, 2 घंटे चलो, चलने दो यार जो चल रहा है। कह रहे एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। कह रहा यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है तो उसकी पूंजी बताओ क्या है। वार्षिक आय का मतलब है कि उसने 1 साल में इतना ब्याज कमाया है, 1 साल में इतना ब्याज कमाया है उसने, ये उसने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2/3, 1/5, इनके डिनोमिनेटर यानी कि 3 और 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 अगर मैं लेता हूं तो यह आएगा 15, और 15 को ही मैं क्या मान लू, 15 को ही मान लू, 15 आर को, सॉरी 15 आर को मैंने मान लिया कि उनका निवेश है, उनके द्वारा निवेशित पूंजी है। अब इसको आप 3 भागों में बांट दो। कह रहा है इसका 2/3 हिस्सा, अगर मैं 15 आर का 2/3 हिस्सा निकालता हूं तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आर। इसका 1/5 हिस्सा, 15 आर का 1/5 हिस्सा, 5 तिया 15, 3 एकम 3 आर। और अगर मैं शेष हिस्सा पूछता हूं, रिमेनिंग हिस्सा, तो आप कहेंगे 10 और 3 13, 15 में से 13 गया तो रिमेनिंग आएगा 2R। रिमेनिंग हिस्सा क्या आएगा, रिमेनिंग हिस्सा आएगा 2R। अगर सिलेबस खींचने वाली बात होती ना, देखो आपको यही नहीं पता कि सिलेबस खींचना क्या होता है। सिलेबस खींचना होता है कि मैं मैराथन्स लगाता, मैं आपको कह देता कि भाई सैटरडे में हम 4 घंटे की क्लास करेंगे, संडे में हम 4 घंटे क्लास करेंगे, आपकी सुनता ही नहीं मैं। और सैटरडे संडे 4 4 8 घंटे में एक चैप्टर निपटा देता मैं। वो होता है सिलेबस खींचना। मैराथन्स लगाई, लिमिटेड क्वेश्चंस पढ़ाए 60 65, 50 60 एक चैप्टर के, उड़ा दो यार, हटाओ। बच्चों को क्या पता कितना पढ़ना है, कमेंट मत पढ़ो उनके। हमें कौन सा बच्चा आगे पास आके गिरबान पकड़ के कह रहे हैं कि मास्टर आपने ये नहीं पढ़ाया। वो होता है सिलेबस खींचना, ये सिलेबस खींचना नहीं है। यहां तो मैं आपको बहुत डिटेल में लेकर चल रहा हूं। क्या तुम लोग यार गुरु दक्षिणा दे रहे हो मेरे इतनी सारी मेहनत की। चलो कोई बात नहीं है। 2/3 भाग 6% की दर पे, 3/3 आर भाग 10% की दर से, और जो शेष हिस्सा बच गया है उसको 15% की दर से निवेश किया। तो यहां जरा मुझे बताना कुल ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे सर 10 छिक्के 60 आर परसेंट में, है ना, 60% आर कुल ब्याज में निकाल रहा हूं। यहां देखेंगे 10 तिया 30 आर परसेंट में, और यहां जाएंगे 15 दूनी 30% आर। अब आप इनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 3 12, यानी कि टोटल ब्याज आ गया 120% आर। ये टोटल ब्याज है, टोटल ब्याज है। और हमको दे रखा है टोटल इनकम कितनी है, 600। मैंने आपको बोला टोटल इनकम मतलब टोटल ब्याज। अगर परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, पहले तो इसको काट दो, 12 पंजे 60, 5 बार गया। परसेंट का मतलब R/100 बराबर 5। आर का मतलब कितना हो जाएगा, 100 पंजे 500, आर का मतलब है 500। आपसे बोला है उसने उसकी पूंजी कितनी है। पूंजी तो भाई साहब 15 आर है। 15 आर का मतलब कितना हो जाएगा, 15 गुणा 500, यानी कि 7500। ठीक है, 7500। क्या है यार, पूरा फ्लो बिगड़ गया। चलो ठीक है यार, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसे कर लेना, और फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे अब। ओके, एक मॉक टेस्ट दिया है उसे कर लेना आप। आपका मन करे तो, ना करे तो मत करना भाई, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। आप अपना फर्ज निभाओ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप जो भी बोलते हो सुन लेता हूँ मैं, मुझे कौन सा आपका एड्रेस पता है या कौन सा मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलो छोड़ो, ये कर लेना भाई सवाल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।